हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस चैनल पर ज्योग्राफी के तहत अपनी कुछ क्लासें हो चुकी है, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम इस पृथ्वी पर जन्म से लेकर अब तक निवास कर रहे हैं। अपने आसपास के धरातलीय स्वरूप को देखते हैं, चारों तरफ पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को देखते हैं। इन स्थलाकृतियों के अंदर उच्चावच के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। ये जो भिन्नता है, इसको हम मूल रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनको हम नाम दे सकते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच। एक होता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, और एक होता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इन 3 कैटेगरी में, इन 3 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। इन तीनों के अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियां आती है, इनकी अगर बात करें तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है, इनमें शामिल किया जाता है महाद्वीप एवं महासागर को, एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, इनमें आता है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी। ऐसी स्थलाकृतियों को द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में रखा जाता है। और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच आते हैं, इनमें आता है बालू का स्तूप, डेल्टा। ये ऐसे स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण अभी हुआ है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो भी स्थलाकृतियां हैं, जो भी उच्चावच है, इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसमें बात करें प्रथम श्रेणी के उच्चावच की, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में 2 विशाल जो स्थलाकृतियां होती हैं, उनको शामिल किया जाता है, एक महाद्वीप और एक महासागर। महाद्वीप क्या होता है? विशाल स्थलखंड को हम महाद्वीप कह देते हैं, और विशाल जलराशि वाले क्षेत्र को महासागर कह देते हैं। सामान्य रूप से यही कहा जाता है। इन महाद्वीपों की संख्या हमारी इस पृथ्वी पर 7 है, और इन महासागरों की संख्या हमारी पृथ्वी पर 4 है। 7 महाद्वीप, 4 महासागर। अब हम ये तो जानते हैं कि विश्व मानचित्र में जब भी देखते हैं, बता देते हैं ये महाद्वीप है, ये महासागरीय क्षेत्र है, इस महाद्वीप का नाम ये है, इस महासागर का नाम ये है। बात ये आती है कि ये जो महाद्वीप और महासागर है, क्या इनकी उत्पत्ति हमारी पृथ्वी के निर्माण के समय ही, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही हो गई थी क्या? इनका जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्थिति हम देखते हैं मानचित्र में, सभी जो महाद्वीप है एक दूसरे से दूर दूर स्थित है, बीच में जलीय क्षेत्र है, महासागर फैले हुए हैं। ये वर्तमान स्वरूप में आए कैसे? इसी को लेकर अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, और उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये दिया किसने, कब दिया, किस आधार पर दिया, उसी को लेकर आज की अपनी इस क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था जर्मनी के भूगर्भवेत्ता एवं जलवायुवेत्ता
एल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर जो मूल रूप से भूगर्भवेत्ता थे, जलवायुवेत्ता थे। अब एल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे किया? इनके मन में कहां से ये विचार उत्पन्न हुआ जिसके माध्यम से इन्होंने ये विशाल जो महाद्वीप और महासागर है इनकी वर्तमान स्थिति से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हुआ क्या था कि जो एल्फ्रेड वेगनर है ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी सर्वेक्षण कर रहे थे। अब जलवायु संबंधी जब सर्वेक्षण का काम इनका चल रहा था तो होता क्या है कि किसी एक ही क्षेत्र में एक ही स्थान पर अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु के अवशेषों के प्रमाण इनको मिले। अब एक क्षेत्र में अलग अलग समय की अलग अलग जलवायु के प्रमाण कैसे संभव है? क्योंकि कोई भी क्षेत्र जो है वो किसी एक जलवायु कटिबंध में आता है। मूल रूप से पृथ्वी को, ग्लोब को 3 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया जाता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो प्रत्येक क्षेत्र इन्हीं में से किसी एक कटिबंध में आता होगा। लेकिन इनके सामने एक ही स्थान पर अलग अलग जलवायु के अवशेष मिले। उसी के आधार पर, उसी को बेस बनाकर इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। इनका ये मानना था कि एक ही क्षेत्र के अंदर दो भिन्न प्रकार की जलवायु के अवशेष 2 विशेष परिस्थितियों में मिल सकते हैं। वो दोनों विशेष परिस्थितियां कौन सी थी उनकी बात करते हैं। तो उनकी बात करें तो पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि स्थलखंड स्थिर एवं जलवायु कटिबंध परिवर्तनशील। पहला कारण यह हो सकता है कि जो स्थलखंड है, जो महाद्वीप है, जो महासागर है, ये एक जगह स्थिर है और जो जलवायु कटिबंध है, उष्ण, शीतोष्ण, शीत, ये समय के साथ इनकी स्थिति बदलती रही हो, परिवर्तनशील रही हो। तब तो कोई क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में भिन्न प्रकार की जलवायु के अवशेष मिल सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि स्थलखंड गतिशील हो एवं जलवायु कटिबंध स्थिर हो। ये कारण हो सकता है कि जो भी स्थलखंड है, जो भी महाद्वीप और महासागर है, ये स्थिर ना हो, इनमें गति पाई जाती हो, और जलवायु कटिबंध जो उष्ण, शीतोष्ण और शीत है वो स्थिर रहे हो। इन दोनों में से किसी एक कारण से ही ये संभव है कि कोई एक क्षेत्र में पूर्व समय में अलग जलवायु रही हो, अब अलग जलवायु रही हो। इस एल्फ्रेड वेगनर ने स्थलखंडों को गतिशील माना और जलवायु कटिबंधों को स्थिर माना, और इसी के आधार पर अपना पूरा का पूरा ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था। यानी स्थलखंड गतिशील है। गतिशील क्यों है? क्योंकि एल्फ्रेड वेगनर जो थे ये एडवर्ड स्वेस के मत से सहमत थे। एडवर्ड स्वेस के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया था। सियाल सबसे ऊपर, जिस पर ये महाद्वीप और महासागर बने हुए हैं स्थित है। इससे नीचे या कहूं कि दूसरी जो आंतरिक परत है सीमा, और सबसे केंद्रीय परत है नीपे।
अब एडवर्ड स्वेस ये भी कहता था कि सीमा का ऊपरी भाग यानी कि सियाल का ठीक नीचे वाला जो पार्ट है वो अधिक तापमान के कारण तरल अवस्था में पाया जाता है, और उसी तरल अवस्था वाली जो परत है दुर्बलता मंडल, उसके ऊपर ये जो वर्तमान जो प्लेटें हैं महाद्वीप और महासागरों वाली, ये स्वतंत्र रूप से गतिशील है, और इसी के कारण इन्होंने स्थल खंडों को गतिशील माना और जलवायु कटिबंधों को स्थिर माना है। अब बात आती है कि यह सिद्धांत दिया कब गया, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1912 में किया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, इसका प्रतिपादन किया था एल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में पहली बार। अब 1912 में इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सका, ज्यादा लोग इससे परिचित नहीं हो सके। हुआ क्या था, उसी समय कुछ समय बाद ये कहूं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, और इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोग इस सिद्धांत के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए, क्योंकि मानव की एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है कि वो अच्छाई को छोड़कर बुराई की ओर आकर्षित होता है, और इसी बुराई के कारण संपूर्ण विश्व की जनसंख्या इस प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हो गई, व्यस्त हो गई, और इस सिद्धांत की तरफ लोगों का विशेष ध्यान नहीं गया। इसके कारण ये जो सिद्धांत है ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। अब सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोगों का ध्यान इस सिद्धांत की तरफ नहीं गया, और ऐसे में एल्फ्रेड वेगनर ने अपना ये जो सिद्धांत है इसका पुनः विवेचन 1915 एवं 1920 में किया। 1915 में इसका दोबारा से विवेचन किया गया, इसको प्रतिपादित किया गया। उस समय भी विश्व युद्ध चल रहा था। फिर इन्होंने अंतिम रूप से 1920 में इसका प्रतिपादन किया। 1920 है, ये डॉक्टर शविंदर सिंह के अनुसार है। डॉक्टर शविंदर सिंह के अनुसार। कुछ बुक्स में 1918 लिखा होता है, ये थोड़ा सा इनमें जो है अंतराल चलता रहता है, लेकिन डॉक्टर शविंदर सिंह ने अपनी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें इसके बारे में 1920 लिखा है। 1920 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। अब सिद्धांत था क्या, उसकी बात करते हैं। तो वेगनर का ये मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में या फिर ये कहूं कि 300 से 360 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी पर सारे के सारे जो स्थल थे वो एक जगह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसा आज हम मानचित्र में देखते हैं ऐसे नहीं थे, सारे के सारे स्थलखंड एक जगह थे और जो जलीय क्षेत्र था वो एक तरफ था। ये जो विशाल स्थलखंड था, इस विशाल स्थलखंड को उन्होंने नाम दिया था पेंजिया।
एल्फ्रेड वेगनर ने विशाल स्थलखंड को जो नाम दिया वो दिया पेंजिया। पेंजिया ग्रीक भाषा का शब्द है। इस ग्रीक भाषा के पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी यानी संपूर्ण जो विश्व मानचित्र है, जो आज अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित है, उसी के लिए उन्होंने ये पेंजिया शब्द है वो काम में लिया। इस पेंजिया के चारों ओर जो विशाल जलराशि थी, जो विशाल महासागर था, जलराशि थी, उसे नाम दिया गया पैंथालासा। पैंथालासा यानी कार्बोनिफेरस युग, यानी वर्तमान में 300 से 360 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर सारे महाद्वीपीय क्षेत्र एक जगह थे और जो महासागर था वो एक जगह था। जो महाद्वीपीय स्थलखंड था नाम दिया पेंजिया। ये पेंजिया ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। जबकि जो जलीय क्षेत्र था, महासागरीय क्षेत्र था, उसे उन्होंने नाम दे दिया पैंथालासा। उसके बाद होता क्या है कि अगर बात करें समय अवधि की, तो 175 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 175 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व इस पेंजिया में विभाजन होता है। इसके दो टुकड़े होते हैं, इसके दो पार्ट बन जाते हैं। और पार्ट भी किस प्रकार से बनता है, इसका ये मध्यवर्ती भाग है, इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। दो पार्ट बन गए, एक उत्तर में एक दक्षिण में। उत्तर में जो पार्ट था इसे एल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दक्षिण में जो पार्ट था इसे उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये दो अलग अलग नाम है इनके रख दिए गए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब जब ठोस पिंड है टूटकर विभाजित होता है, बीच में दरार या गैप बनती है, जिसको हम भ्रंश कह सकते हैं, ज्योग्राफी की भाषा में भूसन्नति कह सकते हैं। तो इसमें चारों जो पैंथालासा का जल है वो आकर इकट्ठा होगा, ये पैंथालासा का जल इसमें आकर इकट्ठा होगा और इसके इकट्ठा होने से एक और महासागर बना जिसका नाम आता है टेथिस महासागर। टेथिस महासागर। इसी टेथिस महासागर को कोबर ने टेथिस भूसन्नति कहा था अपने पर्वत उत्पत्ति सिद्धांत में। तो इस प्रकार से पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। अब इन दोनों भागों में विभाजन के बाद इनमें और विभाजन होता है। ये जो अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है इनके और टुकड़े होते हैं। और टुकड़े कैसे होते हैं, इस बात करें अंगारा लैंड की, तो इस अंगारा लैंड का एक पार्ट है ये इस प्रकार से टूटकर विभाजित होकर पश्चिम की ओर चला जाता है और पश्चिम की ओर जाने से यहाँ एक महाद्वीप बनता है जिसे आज हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका। इसे नाम दिया जाता है उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका के बाद इस अंगारा लैंड का एक पार्ट और विभाजित होता है यहाँ से, और ये विभाजित होकर अलग हो जाता है। इसे नाम दिया जाता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जिसके बारे में ना सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। शेष बचा हुआ जो पार्ट था अंगारा लैंड का, इसे दो महाद्वीपों में विभाजित किया गया, नाम दिया गया यूरोप, और जो पूर्व में पार्ट था उसे नाम दिया गया एशिया। इस प्रकार अंगारा लैंड से तीन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, एक उत्तरी अमेरिका, एक यूरोप, एक एशिया, और एक बन गया द्वीप ग्रीनलैंड। अब क्योंकि उत्तरी अमेरिका इससे अंगारा लैंड से टूटकर पश्चिम की ओर गया था,
तो बीच में यहाँ पर भी गैप बनेगा, गैप बनेगा तो पेंथालासा का जल उसमें भी आकर इकट्ठा होगा, यानी महासागर की उत्पत्ति होगी। अब ये महासागर कौन सा बनता है और कहाँ है, तो उसकी अगर बात करें तो उससे पहले बात करते हैं गोंडवाना लैंड की, दक्षिणी जो पहाड़ था पेंजिया का। ये जो गोंडवाना लैंड है, इसका एक पार्ट यहाँ पश्चिम से पश्चिम विस्थापित हुआ और उससे एक महाद्वीप बना दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दो अमेरिका, उत्तर में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, दोनों विभाजित होकर अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से पश्चिम की ओर चले गए। इसमें गैप बना, गैप बना, पेंथालासा का जल आकर इकट्ठा हुआ, उससे एक महासागर बन गया। कौन सा? अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। इसकी उत्पत्ति हुई इन दोनों के विभाजित होकर पश्चिम में जाने से। फिर बात करते हैं इस और गोंडवाना लैंड का, तो इसका एक दक्षिणी था, ये विभाजित होकर अलग हुआ, इससे एक महाद्वीप बना अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पर है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, शीत कटिबंध में स्थित है, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, बर्फीले पर्वत और पहाड़ पाए जाते हैं, इस कारण इसे नाम दिया जाता है श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप। इसका जो उत्तरी पार्ट था, यहां एक और विभाजन से एक महाद्वीप बना और उसका नाम रखा गया अफ्रीका महाद्वीप। तो कुल मिलाकर 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीप बन गए हैं, दोनों उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। महाद्वीपों की संख्या 7 है, महासागरों की संख्या 4 है। तो ये जो शेष पार्ट बचा, इस पार्ट में से एक विभाजन होता है इस प्रकार से, और ये जो पार्ट है इसे नाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का 7वां महाद्वीप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब बचा हुआ ये जो पार्ट है, इसमें भी एक पार्ट ये बच गया, एक पार्ट ये बच गया। ये जो पार्ट था इसे वर्तमान में हम नाम देते हैं प्रायद्वीपीय भारत, यानी दक्षिणी भारत। लगभग कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भारत का भाग है इसे नाम दिया जाता है प्रायद्वीपीय भारत, जो कि इस गोंडवाना लैंड का ही भाग है। शेष बचा हुआ ये जो पार्ट है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया और इनके विभाजन से बहुत सारे द्वीपों का निर्माण हुआ। उन द्वीपों को आज हम कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह। पूर्वी द्वीप समूह। अब इस प्रकार से यहां इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बन गए। ये सातों स्थलखंड इस कार्बोनिफेरस युग में एक जगह जुड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान में टूटकर विभाजित होकर एक दूसरे से दूर दूर चले गए, और दूर दूर जाने के कारण इनके बीच में जो गैप बना, जो भूसन्नति बनी, उसमें पेंथालासा का जल आकर एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, और उसी के कारण यहाँ पर 4 महासागरों की उत्पत्ति हुई। और उनमें भी जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, वो इस पेंथालासा का शेष बचा हुआ पार्ट माना जाता है। यानी पेंथालासा जो है इसका कुछ पार्ट बच गया था, सबसे बड़ा था, जल की मात्रा ज्यादा थी, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था, इसे आज हम प्रशांत महासागर कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारी इस पृथ्वी को 7 महाद्वीपों और 4 महासागरों में विभाजित किया, जो आज हम दीवार पर लगे हुए अपनी बुक्स में, अपने मोबाइल में जो विश्व मानचित्र देखते हैं, जो वर्तमान स्थिति दिखाई देती है, वो इस प्रकार से आई है। ये किसी समय एक ठोस पिंड के रूप में था,
आज विभाजित होकर अलग अलग हो गए। एक बात और है कि इस सिद्धांत में एल्फ्रेड वेगनर ने कार्बोनिफेरस युग में जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल है, साउथ, इसको माना था वर्तमान दक्षिणी अफ्रीका, वर्तमान दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर के निकट नेटाल नामक स्थान पर। नेटाल नामक स्थान पर माना है, जो दक्षिणी ध्रुव आज इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, वो पूर्व समय में कहां था? अफ्रीका के। इससे ये तो कंफर्म है कि जो स्थलाकृतियां हैं यानी स्थलमंडल है, जो प्लेटें हैं वो गतिशील है, स्थिर नहीं है, गति कर रही है समय के साथ। अब बात यह आती है कि ठीक है, विशाल पेंजिया टूट गया, उसमें विभाजन हो गया, लेकिन विभाजन के बाद जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, विशाल महाद्वीप है, ये विशाल महाद्वीप एक दूसरे से दूर कैसे गए? इसके पीछे कौन सा बल कार्य कर रहा था? ऐसा कौन सा फोर्स था जो इन्हें विस्थापित कर रहा था, इनको बहाकर दूसरी जगह ले जा रहा था? तो बात करते हैं विस्थापन के लिए उत्तरदायी बलों की। विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल कौन कौन से बल थे जिनके कारण विशाल स्थलखंड आज दूर दूर विस्थापित हो गए? तो एल्फ्रेड वेगनर ने विस्थापन के लिए भी मूल रूप से दो बलों को उत्तरदायी माना है। पहला जो बल आता है गुरुत्व एवं पलवनशीलता बल। गुरुत्व एवं पलवनशीलता बल। गुरुत्व बल होता क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ही गुरुत्व बल है। सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी पर अपना गुरुत्व बल लगाते हैं, उस बल के कारण जो विभाजित स्थलखंड थे वो विस्थापित हुए उत्तर की ओर। विस्थापन, उत्तर दिशा में जो विस्थापन हुआ था वो गुरुत्व एवं पलवनशीलता बल के कारण हुआ। इस उत्तर की ओर विस्थापन को हम ये भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा की ओर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में, हमारी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित किया गया है। उत्तर दक्षिण के आधार पर देखें तो वैसे 4 गोलार्ध होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो भी महाद्वीप या स्थलखंड था वो उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है। तो इसलिए उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर जो विस्थापन हुआ वो गुरुत्व एवं पलवनशीलता बल के कारण हुआ। और दूसरा जो बल माना है वो है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, इस बल के कारण जो विस्थापित भूखंड थे, स्थलखंड थे, इनका विस्थापन हुआ पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर। तो एल्फ्रेड वेगनर ने दो ही दिशाओं में विस्थापन माना था, या तो कोई भी स्थलखंड उत्तर की तरफ गया है या पश्चिम की तरफ गया है। उत्तर की तरफ जाने के पीछे का कारण गुरुत्व बल एवं पलवनशीलता बल माना गया, और पश्चिम की ओर विस्थापन का मूल कारण है ज्वारीय बल को माना गया।
ज्वारीय बल होता क्या है? तो हमारी जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तीव्र गति से घूमती है। गति है लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये घूमती है। अब जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इस घूर्णन के कारण जलीय क्षेत्र तो इसके साथ आगे आ जाता है, लेकिन घर्षण बल के कारण जो स्थलीय क्षेत्र है वो पीछे छूट जाता है और पीछे छूटकर पश्चिम की ओर ही उनका विस्थापन हो जाता है। इसी आधार पर उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को पश्चिम की ओर विस्थापित माना है। तो इस प्रकार उन्होंने विस्थापन के लिए दो बल उत्तरदायी माने, गुरुत्व बल, प्लवनशीलता बल और एक ज्वारीय बल। इसी के माध्यम से हमारी जो पृथ्वी है ये वर्तमान स्वरूप में आई है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वासुदेवा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।